द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे प्राचीन चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट सन टीजेड्यू ने लगभग 2500 साल पहले लिखा था, आज भी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल स्ट्रैटेजी बुक्स में से एक मानी जाती है। यह किताब केवल बैटलफील्ड की लड़ाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसान को सोचने का ऐसा तरीका सिखाती है जिससे वह किसी भी कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज को स्मार्ट प्लानिंग और क्लियर थिंकिंग से जीत सकता है। सन टीजेड्यू का मानना था कि असली जीत वह नहीं होती जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो या बहुत लोग हार जाएं, बल्कि असली जीत वह होती है जिसमें कम से कम नुकसान के साथ अपोनेंट को स्ट्रैटेजिकली डिफीट कर दिया जाए। इसी वजह से इस किताब का एक सबसे फेमस आइडिया है कि सबसे बड़ी विक्ट्री वह होती है जिसमें आपको बड़ी फाइट करनी ही न पड़े। यह सोच आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में दिखाई देती है, क्योंकि कंट्रीज अब सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं लड़ती बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट्स पर प्रेशर बनाती हैं। सन टीजेड्यू का कहना था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कोई लीडर या आर्मी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ठीक से समझती है और साथ ही अपोनेंट की स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेस और माइंडसेट को भी जानती है, तो जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी आइडिया को उन्होंने एक फेमस लाइन में समझाया कि अगर आप खुद को जानते हैं और अपने एनिमी को भी जानते हैं, तो आपको 100 बैटल्स में भी हार का डर नहीं रहेगा। इस सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया का मतलब यह है कि प्रिपरेशन और अवेयरनेस ही असली पावर होती है। कई बार लोग सिर्फ स्ट्रेंथ या नंबर्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन सन टीजेड्यू बताते हैं कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी अक्सर रॉ पावर से ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक छोटी लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी बड़ी आर्मी को डिफीट कर सकती है अगर उसकी प्लानिंग और टाइमिंग बेहतर हो। सन टीजेड्यू की फिलॉसफी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट डिसेप्शन यानी स्ट्रैटेजिक मिसडायरेक्शन है। उनका मानना था कि वॉर में परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्रांग होते हुए भी वीक दिखाई देते हैं, तो अपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन ले सकता है, और अगर आप वीक होते हुए भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, तो अपोनेंट साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ट्रिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि यह कि इंफॉर्मेशन और परसेप्शन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में यह कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर स्ट्रैटेजी और मीडिया इन्फ्लुएंस में भी दिखाई देता है। अगर हम आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें, तो कई सिचुएशंस सन टीजेड्यू की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच लंबे समय से टेंशन देखने को मिलता है। यह टेंशन सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री बैटल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रैटेजिक डिसरप्शंस जैसे कई मेथड्स शामिल होते हैं। कई बार कंट्रीज डायरेक्ट वॉर से बचते हुए इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, क्योंकि डायरेक्ट वॉर बहुत कॉस्टली और रिस्की हो सकता है। सन टीजेड्यू की सोच भी यही थी कि लंबे और डिस्ट्रक्टिव वॉर्स किसी भी कंट्री को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए स्मार्ट लीडर वही होता है जो सिचुएशन को समझकर ऐसे स्टेप्स ले जिससे अपोनेंट धीरे धीरे प्रेशर में आ जाए और कॉन्फ्लिक्ट बिना बड़े डिस्ट्रक्शन के रिजॉल्व हो सके। सन टीजेड्यू ने यह भी बताया कि लीडरशिप किसी भी आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह सिचुएशन को समझने वाला, काम रहने वाला और सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला होता है। उन्होंने लीडरशिप के कई क्वालिटीज बताए, जैसे विजडम, सिंसेरिटी, करेज और डिसिप्लिन। अगर लीडर में क्लैरिटी और बैलेंस नहीं होगा, तो सबसे स्ट्रांग आर्मी भी कंफ्यूज्ड हो सकती है।
यह आइडिया सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल लीडरशिप में भी उतना ही रेलेवेंट है। कई सक्सेसफुल लीडर्स इस किताब की स्ट्रैटेजीज को पढ़कर अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस किताब में एनवायरनमेंट और टेरेन का भी बहुत महत्व बताया गया है। सन टीजेड्यू कहते हैं कि बैटलफील्ड सिर्फ सोल्जर्स और वेपन्स से नहीं बनता, बल्कि लोकेशन, वेदर, रिसोर्सेस और टाइमिंग भी आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई आर्मी टेरेन का सही उसे करती है तो वह अपने अपोनेंट से एडवांटेज ले सकती है। उदाहरण के लिए माउंटेन्स, रिवर्स या नैरो पाथ्स जैसे नेचुरल फीचर्स स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली बदल सकते हैं। इसी तरह मॉडर्न वर्ल्ड में भी ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सी राउट्स, एनर्जी पाइपलाइंस और ट्रेड कॉरिडोर्स कई बार कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सन टीजेड्यू का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज यह था कि अननेसेसरी वॉर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग वॉर्स नेशंस को इकोनॉमिकली और सोशली कमजोर कर देते हैं। जब एक कंट्री लंबे समय तक वॉर में रहती है तो उसके रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और पीपल का मोराल भी गिर सकता है। इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी वही होती है जिसमें जल्दी विक्ट्री हासिल की जाए या कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। यही रीजन है कि मॉडर्न डिप्लोमेसी में नेगोशिएशंस, अलायंसेस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। सन टीजेड्यू इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उन्होंने स्पाइस और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में विस्तार से लिखा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं हो सकती। अगर लीडर को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होगा तो वह सही डिसीजन कैसे ले पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एक इनविजिबल वेपन की तरह होती है जो कई बार सोर्ड्स और एरोज से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। आज के डिजिटल एज में यह कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज, साइबर मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस मॉडर्न स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुके हैं। सन टीजेड्यू की सोच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर कोई लीडर एंगर, ईगो या फियर के आधार पर डिसीजन लेता है तो वह अक्सर गलत दिशा में जा सकता है। सन टीजेड्यू ने सलाह दी कि डिसीजन हमेशा काम माइंड से और लॉजिकल एनालिसिस के आधार पर लेना चाहिए। कई बार अपोनेंट जानबूझकर प्रोवोकेशन करता है ताकि दूसरा पक्ष इमोशनल रिएक्शन दे और स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कर बैठे। इसलिए पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। आधुनिक इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यह बात कई बार दिखाई देती है। कई देशों के बीच टेंशन बढ़ता है, लेकिन वे तुरंत फुल स्केल वॉर शुरू नहीं करते। वे पहले डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और इकोनॉमिक प्रेशर जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में रखा जा सके। यही सन टीजेड्यू का आइडिया था कि अगर बिना बड़ी फाइट के विक्ट्री मिल सकती है तो वही सबसे स्मार्ट तरीका है। सन टीजेड्यू ने टीम वर्क और यूनिटी की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि अगर आर्मी के सोल्जर्स और लीडर्स के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक आर्मी तभी पावरफुल बनती है जब उसके मेंबर्स एक कॉमन पर्पस के साथ काम करते हैं। यही प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और इवन स्पोर्ट्स टीम्स पर भी लागू होता है। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, तब कलेक्टिव परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इस किताब का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह भी है कि सन टीजेड्यू नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। वह बताते हैं कि जैसे पानी हमेशा आसान रास्ता खोज लेता है और ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे पार कर लेता है,
वैसे ही स्ट्रैटेजी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। रिजिड थिंकिंग अक्सर प्रॉब्लम्स पैदा करती है, जबकि अडैप्टेबल माइंडसेट नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि लीडर को सिचुएशन के अनुसार अप्रोच बदलनी चाहिए। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में भी यह फिलॉसफी काफी पॉपुलर है। कई एंटरप्रेनर्स और मैनेजर्स इस किताब को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन को समझने और स्मार्ट प्लानिंग करने के प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं। जब कंपनीज मार्केट कंपटीशन में होती हैं, तो वे भी सन टीजेड्यू की तरह अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज करती हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं। कई कंपनीज डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय इनोवेशन, ब्रांडिंग या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से मार्केट एडवांटेज हासिल करती हैं। सन टीजेड्यू का एक और लेसन यह है कि प्रिपरेशन विक्ट्री की फाउंडेशन होती है। अगर कोई आर्मी बिना प्रॉपर प्लानिंग के बैटलफील्ड में उतरती है, तो उसकी हार लगभग तय होती है। लेकिन अगर प्लानिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। यह प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एथलीट्स पर भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति एग्जाम, प्रोजेक्ट या कंपटीशन के लिए पहले से तैयारी करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं। इस किताब में डिसिप्लिन को भी बहुत महत्व दिया गया है। सन टीजेड्यू के अनुसार आर्मी तभी इफेक्टिव होती है जब उसमें क्लियर रूल्स, ऑर्डर और डिसिप्लिन हो। अगर सोल्जर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करती है। डिसिप्लिन का मतलब केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर और स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया है। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मॉडर्न टूल्स के बावजूद सन टीजेड्यू के बेसिक प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कोर आइडिया ह्यूमन साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अल्टीमेटली डिसीजंस ह्यूमंस ही लेते हैं और वही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सन टीजेड्यू ने यह भी कहा कि विक्ट्री केवल बैटलफील्ड में नहीं बल्कि लोगों के माइंडसेट में भी तय होती है। अगर आर्मी का मोराल स्ट्रॉन्ग है और सोल्जर्स अपने मिशन पर विश्वास करते हैं, तो वे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रह सकते हैं। लेकिन अगर मोराल कमजोर हो जाए, तो सबसे पावरफुल आर्मी भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी होता है कि वह टीम के कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बनाए रखे। कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ वॉर एक ऐसी टाइमलेस बुक है जो इंसान को स्ट्रैटेजी, पेशेंस और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की वैल्यू समझाती है। सन टीजेड्यू का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है कि जीत सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग और टाइमिंग से मिलती है। चाहे एंशिएंट बैटलफील्ड हो या मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स, चाहे बिजनेस कंपटीशन हो या पर्सनल चैलेंजेस, वही व्यक्ति या लीडर सक्सेसफुल होता है जो सिचुएशन को गहराई से समझकर काम माइंड से स्ट्रैटेजी बनाता है और सही मोमेंट पर एक्शन लेता है। इसी वजह से यह किताब हजारों साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट और इंस्पायरिंग मानी जाती है और आज भी दुनिया भर के लोग इसकी टीचिंग्स से सीख लेकर अपनी लाइफ और डिसीजंस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स के आइडियाज को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डिकोड द बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम दुनिया की फेमस बुक्स को इजी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा नॉलेज ले सकें और अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी बुक आप डिकोड द बुक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और नॉलेज से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।